स्वागत है हमारे हिंदी पाठशाला चैनल पे आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसका दूसरा वीडियो, ठीक है। और ये स्पेशली 12वीं कक्षा पे लगा हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं और बुद्धि और ज्ञान में क्या क्या अंतर है उसके बारे में उस वीडियो में बताया गया है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में कि बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत है और उसको कैसे समझें। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के जाने से आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आपको ज़्यादा कुछ समझ पे नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और जब भी आप वीडियो देखिए तो कॉपी पेन साथ में लेकर के देखिए ताकि आप एक एक चीज़ों को नोट कर पाओ, उसको लिख पाओ, ठीक है। तो कहता है कि बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादक उसके तत्व के आधार पर किया गया है जो निम्नलिखित है। ये जो बुद्धि है और बुद्धि का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया है तो उसके तत्वों के आधार पर किया गया है, ठीक है। तत्वों के आधार पर किया गया है। जैसे एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत, दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक खंड या फिर एक तत्व का सिद्धांत। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसी सिद्धांत के प्रतिपादक विनय, टर्म और स्टर्न है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। मतलब ये जो एक खंड या फिर एक तत्व का जो सिद्धांत दिया है वो ये 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, विनय, टर्म और स्टर्न, ठीक है। इन्होंने बुद्धि को एक खंड और अविभाज्य इकाई माना है। उनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती है। योग्यता की विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? असत्य कर दिया गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है द्वितत्व या फिर दो खंड का सिद्धांत। द्वितत्व या दो खंड का सिद्धांत, इसमें क्या कहता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन ने किया है। अब कोई जो स्पीयरमैन है इसको क्या कहा जाता है? द्वितत्व या फिर दो खंड के सिद्धांत का प्रतिपादक। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो आपको तब इसका आंसर देना है, चाहे वो द्वितत्व का पूछे या फिर दो खंड का पूछे, आपको इसका आंसर यही देना है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। एक होती है सामान्य और विशिष्ट, ठीक है। एक सामान्य और क्या? विशिष्ट। दूसरे शब्दों में बुद्धि को 2 खंड या 2 तत्व होते हैं। दूसरे शब्दों में बुद्धि के 2 खंड या 2 तत्व होते हैं। पहला क्या होता है? सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व। दूसरा क्या होता है? विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट तत्व, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आपको सिर्फ चीज़ को समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें ये करना ही। तीसरी बात जो है हमारे बीच वो है 3 खंड का सिद्धांत। 3 खंड का सिद्धांत, यह सिद्धांत भी स्पीयरमैन के नाम से प्रभाव संबंधित है। क्या है ये जो नाम है 3 खंड का सिद्धांत? ये भी नाम किसके नाम से है? स्पीयरमैन के नाम से संबंधित है। 2 खंड का सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद उन्होंने बुद्धि का एक खंड और बताया, ठीक है। बुद्धि का एक खंड और बताया। उसने इसका नाम सामूहिक खंड या तत्व रखा। सामूहिक खंड या फिर क्या रखा? तत्व रखा। उसने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से, विशिष्ट योग्यता से निम्न होने के कारण उनके मध्य का एक स्थान ग्रहण करती है। इन्होंने जो तीसरा खंड बताया बुद्धि का, वो खंड इसलिए बताया क्योंकि सामान्य और विशिष्ट ज्ञान के अलावा भी कुछ ऐसा ज्ञान है जो हमें उनको समझना होता है, ठीक है। ये 3 सिद्धांत दिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा मात्रा सिद्धांत, ठीक है। किसका सिद्धांत? मात्रा सिद्धांत। इस सिद्धांत का इस सिद्धांत का थॉर्नडाइक है।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, कौन किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। वह सामान्य मानसिक योग्यता के समान किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते। थॉर्नडाइक का मत है मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। इनका मानना है कि जो मात्रात्मक सिद्धांत उसमें क्या कहता है कि मस्तिष्क का गुण, जबकि जो दिमाग का जो स्नायु है और जो तंतु हैं उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये था बुद्धि के सिद्धांत। आपको अगर समझ में आ रहा होगा, हमको लगता है पूरी तरह से इसको नोट करते रहिएगा। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षणों को सामान्य रूप से 2 वर्गों में, कितने वर्गों में? 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, बुद्धि जो परीक्षण है, बुद्धि परीक्षाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है व्यक्तिगत परीक्षा और एक है सामूहिक परीक्षा। व्यक्तिगत परीक्षा किसे कहेंगे हम? यह परीक्षा एक सामान्य में एक व्यक्ति की ली जाती है। ये जो व्यक्तिगत परीक्षा है, व्यक्तिगत परीक्षा में किसी पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति को चुना जाता है और उसकी परीक्षा ली जाती है। इसका प्रारंभ विनय, ठीक है, ये जो व्यक्तिगत का जो मतलब जो परीक्षा है, इसका प्रारंभ कौन किया था? विनय ने किया। विनय द्वारा निर्मित परीक्षाओं का संशोधन साइमन ने किया था। कौन किया था? साइमन ने किया था। इसलिए इस परीक्षण को विनय साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। ये जो व्यक्तिगत परीक्षण, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विनय साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। आपको अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है कि विनय साइमन परीक्षण किसे कहते हैं, तो आपको क्या आंसर देनी है? व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक है, आगे है, इसके बाद है सामूहिक परीक्षण। सामूहिक परीक्षण, यह परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। ये जो परीक्षण सामूहिक परीक्षण है, इसमें एक ही साथ काफ़ी सारे व्यक्तियों का लिया जाता है। इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच के समय अमेरिका में हुआ था। ये जो सामूहिक परीक्षण है, सामूहिक परीक्षण का जो विकास हुआ था, आरंभ हुआ था, वो कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कारण यह था कि वहाँ की सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार ही उनको सेना में सैनिक, अफसरों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति करना चाहती थी। सामूहिक परीक्षण में अक्सर आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े टेस्ट एग्जाम होते हैं। जैसे आपको अगर सरकार को अगर टीचर्स चाहिए होता है तो वो क्या करता है? सामूहिक रूप में परीक्षाएं लेता है, और सामूहिक में परीक्षा लेने के पश्चात जिस विद्यार्थी के, फिर जिस परीक्षार्थी का ज़्यादा अंक आता है उसको क्या करता है? उसमें उसको शामिल कर लेता है, उसको सिलेक्ट कर लेता है। वैसे ही ये जो सामूहिक परीक्षा है, सामूहिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उनको आर्मी अफसर चाहिए था, और जिसका बुद्धि सबसे ज़्यादा था उसको उन्होंने कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर दिया था। ये है आपका सामूहिक परीक्षा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षा में अंतर क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा जानेंगे कि व्यक्तिगत और जो सामूहिक परीक्षा है उसमें क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग पहले आप लोग हेडिंग बनाइएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक। इसमें है, इस परीक्षा का आयोजन करने में श्रम एवं समय अधिक लगता है। ठीक है, ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा करने में समय और श्रम मतलब मेहनत ज़्यादा लगती है। दूसरी तरफ है सामूहिक परीक्षा में, सामूहिक परीक्षण का आयोजन करने में श्रम एवं समय कम लगता है। क्या लगता है? कम लगता है। दूसरा कहता है प्रशिक्षण में से संभव है। ये जो व्यक्तिगत परीक्षण है इसको हम प्रशिक्षण से क्लियर करा सकते हैं। इधर क्या कहता है? प्रशिक्षित
व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। थर्ड क्या कहता है, इस परीक्षण का परिणाम विश्वसनीय होने के साथ साथ शुद्ध भी होता है। ये जो परीक्षा है, व्यक्तिगत जो परीक्षा है, ये परीक्षा विश्वसनीय होने के साथ साथ शुद्ध भी होता है। इन परीक्षणों का परिणाम अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय होता है। क्या होता है, अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय, मतलब उतना विश्वसनीय नहीं होता है। चौथा है, इस परीक्षण में छात्र के गुण एवं दोष का नज़दीक से अध्ययन करना संभव होता है। ठीक है, व्यक्तिगत परीक्षण में जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी एक ही व्यक्ति का एग्जाम लोगे, उनके बारे में उनकी मूल्यांकन करोगे, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या कहता है, सामूहिक परीक्षण में, इस परीक्षण में सामान्य तौर पर विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। सामान्य तौर पर किसका अध्ययन किया जाता है, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये लगभग पहला यूनिट जो आपका सिलेबस पे लगा हुआ था साइकोलॉजी 12 क्लास का, वो लगभग ख़त्म होता है। हम लोग इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है उस पे आएंगे। और आपने अगर अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एक विशेष बात आप सबसे कहना चाहेंगे कि आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, करिए, वो कोई पैसा नहीं लगता आपको करने के लिए। और अपने दोस्तों को, अगर कोई इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम देने वाले इस बार, उनको भी शेयर करिए, उनको भी साझा करिए। मिलते हैं इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है साइकोलॉजी का, उसमें। चलिए, धन्यवाद तब तक के लिए।